हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिटिक साइंस। तो आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म, क्योंकि एनालिटिक साइंस लेकर आया है आपके लिए ईवीएस की फर्स्ट क्लास, जो कि सीटेट के प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जी हाँ, तो हम उपस्थित हैं महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों के संग्रह के साथ। ईवीएस फॉर सीटेट का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वो है फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी। हमसे पूछा गया है एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं एज़ यूजुअल, जैसे कि आपके पेपर में दिखते हैं। जब हम चाहे ऑफलाइन पेपर रहा हो या ऑनलाइन पेपर रहा हो तो 4 ऑप्शन हमें मिलते ही हैं, क्योंकि इस बार जो हमारा मोड है वो ऑफलाइन मोड है। ओएमआर सीट पे हमें प्रैक्टिस करनी होगी। आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट जो ऑप्शन दिख रहा है वो है लो पेट्रोलियम गैस। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास लिक्विड पेट्रोलियम गैस। थर्ड है आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और फोर्थ है आपका नन ऑफ द अबव, मीन्स ये इसमें से कोई नहीं। तो हमें सिलेक्ट करना है राइट आंसर। और इस क्वेश्चन के लिए अगर हम राइट आंसर की बात करें तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा हमारे लिए राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। एल फॉर लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये आपका हो जाएगा एलपीजी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द केमिकल। जहां आपको नॉट मिल जाए उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि जहां नॉट लगा होता है बड़ी जल्दी से हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करने की जल्दी होती है, और उसमें हम जल्दी से अपना क्वेश्चन जो है गलत करके चले आते हैं। तो नॉट को बहुत ज़्यादा फोकस करके रखना है। जहाँ भी नहीं वर्ड मेंशन है इसे हमें बहुत, इस क्वेश्चन को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है, मीन्स कि कौन सा केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है। यूरिया की बात की गई है, पोटास की बात की गई है, फॉस्फेट की बात की गई है और कंपोस्ट की बात की गई है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो जो हमारा, क्योंकि यूरिया भी केमिकल है, पोटास भी केमिकल है, फॉस्फेट भी आपका केमिकल है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, कंपोस्ट। डी ऑप्शन हमारे लिए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। बाकी सारे हो जाएंगे रॉन्ग आंसर। ठीक है। कंपोस्ट की अगर हम बात करें तो कंपोस्ट जैविक पदार्थों के अपघटन और पुनः चक्रण से प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कि इसके कंपोस्ट की मदद से मोस्टली अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर जैविक खेती की बात की जाए तो जैविक खेती का मुख्य घटक ही कंपोस्ट होता है, जो कि पशुओं के गोबर, पौधों के अवशेष, ठीक है, घरों से निकलने वाले जो कचरे होते हैं उनसे हमारा कंपोस्ट फॉर्म होता है। और कंपोस्ट केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका कंपोस्ट केमिकल फर्टिलाइजर या रासायनिक उर्वरक नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस त्रासदी के बारे में हमसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सी ऐसी गैस है। ऑप्शन में आपके है मिथाइल ब्यूनेट, मीथेन, मिथाइल आइसोसाइनाइड एंड एथिलोसोसाइनाइड, ये आपके ऑप्शन में मेंशन है। तो अगर भोपाल, सबसे पहले तो हम भोपाल त्रासदी के कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, क्योंकि कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि किस भोपाल शहर कहाँ पर है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए। कब हुआ था, डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, 1986, 1984, 2002, है ना, 1919, 1990 दे दिया जाता है। तो ऐसे 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी से रिलेटेड। तो हमें देखना होगा कि देखिए यहाँ इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए या भोपाल गैस त्रासदी के लिए। तो मीथेन तो है नहीं, ठीक, मिथाइल ब्यूनेट नहीं है, मिथाइल आइसोसाइनाइड यही वो गैस है जो कि भोपाल त्रासदी के लिए, भोपाल गैस त्रासदी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये एथाइल आइसोसाइनाइड भी रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। चलिए भोपाल गैस त्रासदी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। ये गैस त्रासदी हुई थी 3 दिसंबर 1984। 1984 में मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में हुई थी। 2 चीज़ें हमें क्लियर हुई, कब हुई, 1984 में भोपाल शहर में हुई थी। भोपाल आपका मध्य प्रदेश में है।
मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, जिसकी वजह से हजारों लोगों की जान गई थी और लाखों लोग इससे प्रभावित हुए थे। तो हमारा जो सी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। फिर आपसे पूछा गया है इन विच स्टेट ऑफ मैटर द गैप बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज मिनिमम। हमें पदार्थ के किस अवस्था में अणुओं के बीच की दूरी न्यूनतम होगी वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें पदार्थ की अवस्थाओं की, तो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं तीन। कितनी अवस्थाएं होती हैं? तीन। कौन कौन सी होती हैं? आपके पास एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैस। ठीक है, सॉलिड जिसे आप हिंदी में कहते हैं ठोस, ठीक है, हिंदी में जिसे हम कहेंगे द्रव, और ये है आपका गैस। तो ये जो तीन अवस्थाएं आपके पदार्थ की बताई गई हैं, इनमें से पूछा गया है कि किसमें अणुओं के बीच की दूरी मिनिमम होगी या फिर न्यूनतम होगी। यहाँ पर आपके तीन अवस्थाओं में से सिर्फ आपके दो ही अवस्थाएं दी गई हैं, तो आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखने की ज़रूरत है, क्योंकि प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा एंड फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। दो ही में से हमें सिलेक्ट करना है, क्योंकि पदार्थ की जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, तो हमें लगेगा चार में से हमें छांट के निकालना हमारा राइट आंसर, लेकिन नहीं, हमें सिर्फ दो में से निकालना, या तो सॉलिड होगा या फिर क्या हो जाएगा, गैस। देखिए गैस की अगर हम बात करें तो गैस में अणु जो होते हैं वो दूर दूर रहते हैं। ठीक है, अणु जो होते हैं वो कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं। लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में आपके जो अणु होंगे दूर दूर होंगे, लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन में कैसे होंगे, कम होंगे। ठीक है, उसके बाद सॉलिड की अगर हम बात करें तो सॉलिड में जो अणु होते हैं वो कैसे होते हैं, पास पास होते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि जो सॉलिड है हमारे, इसमें अणुओं के बीच की जो दूरी होती है वो कैसी होगी, सबसे न्यूनतम होगी। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए। सॉलिड में क्या होगे, सबसे कम होगा। ठीक है, दूरी जो होगी वो सबसे कम होगी, न्यूनतम दूरी होगी। फिर सॉलिड के कंपैरिजन में अगर लिक्विड की बात करें तो ये क्या होगा कि लिक्विड में, द्रव में ठोस की तुलना में दूर दूर होंगे। वहीं पर अगर हम गैस की बात करें तो गैस में इसके अणु जो होंगे वो काफ़ी दूर दूर होंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा किसके, इस क्वेश्चन के लिए, कि आपके पदार्थ के ठोस अवस्था में अणुओं के बीच की जो दूरी होगी वो कैसी होगी, न्यूनतम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटक नहीं है, बायोडिग्रेडेबल इसमें से कौन सा नहीं है। तो आपका प्लास्टिक की अगर हम बात करें, पॉलीथीन की बात करें, अगर लेड की बात करें, तो ये तीनों ही क्या हैं, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जैव अपघट्य है, मतलब बायोडिग्रेडेबल पूछा गया है आपसे। तो प्लास्टिक ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, प्लास्टिक आपका बायोडिग्रेडेबल नहीं है, पॉलीथीन नहीं है, लेड या सीसा की बात करें तो ये नहीं होगा। तो इस वजह से आपका जो फोर्थ ऑप्शन है, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ठीक है, इसमें से कोई भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है। अब आपसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ड्राई आइस इज फॉर्म ऑफ, ठीक है, शुष्क बर्फ किसका रूप है, अमोनिया का है या कार्बन डाइऑक्साइड का है या कार्बन मोनोऑक्साइड का है या नाइट्रोजन ऑक्साइड का है। तो कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ का एक रूप है, बाकी सारे ऑप्शन हो जाएंगे गलत। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आपका बी ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन पर्यावरणीय अध्ययन का भाग नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, फिर से नॉट मेंशन है तो बहुत ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी। ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडी में कौन सा पर्यावरणीय अध्ययन का भाग नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा भाग नहीं होगा। तो मानव बिल्कुल है, एटमॉस्फेयर बिल्कुल हमें पढ़ना है, हाइड्रोस्फीयर बिल्कुल पढ़ना है, सोलर सिस्टम सौर मंडल जो है ये इट इज़ अ नॉट द पार्ट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी, इसमें से पर्यावरणीय अध्ययन का सोलर सिस्टम भाग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कैरेक्टर इज फाउंड इन ऑल दीज एनिमल, लिजर्ड,
स्पैरो, टर्टल एंड स्नेक। इसमें से आपको बताना है कि इनमें से जो आपके सारे जीव दिख रहे हैं, इन सभी जीवों में कौन सी विशेषता पाई जाती है। ठीक है, विशेषताएं आपके ऑप्शंस में मेंशन है, ऑप्शंस में दी गई हैं, यहाँ से लेकर 4 ऑप्शन में मेंशन है। इनसे रिलेटेड जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके जो फीचर्स हैं, इनकी जो विशेषताएं हैं, ऑप्शन हमें देखना है कि छिपकली, गौरैया और कछुआ, सांप, ये 4 दिए गए हैं। इनमें से इन चारों ऑप्शन से हमें मैच कराना है। देखिए 4 ऑप्शंस में सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं हमारे 4th ऑप्शन की। देयर बॉडीज आर कवर्ड विद स्केल, इनके शरीर सल्क या फर से ढके हुए होते हैं। आपका गौरैया की अगर हम बात करें तो गौरैया, कछुआ, सांप, इनकी छिपकली की बात करें तो क्या सबकी जो बॉडी होती है, सबका जो शरीर है वो सल्क से ढका हुआ है? बिल्कुल नहीं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। दे आर एम्फीबियंस, ये उभयचर हैं। तो एम्फीबियंस क्या होते हैं? एम्फीबियंस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, या आप कह सकते हैं कि वो आपके जीव होते हैं जो जल और थल दोनों पे सर्वाइव कर सकें। मतलब कि एम्फीबियंस वो होते हैं जो पानी में भी रह सकें और ज़मीन पर भी रह सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं उभयचर या फिर एम्फीबियंस। तो छिपकली, गौरैया, कछुआ, गौरैया की ही अगर हम बात कर लें तो गौरैया ऐसा तो है नहीं कि वो पानी में जाके रह रही है, मतलब कि ये ऑप्शन भी आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि एम्फीबियंस वो होते हैं जो जल और थल दोनों पर ही रह सकें। ठीक है, ये जहरीले होते हैं। छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप की बात की गई है तो हाँ बिल्कुल नहीं होगा ये ऑप्शन, क्योंकि गौरैया, कछुआ की अगर हम बात करें, छिपकली की बात करें तो ये सारे ही जहरीले नहीं है। सांप हमारा जहरीला होता है, बाकी और आपके जहरीले नहीं हैं। दे ले एग्स मीन्स कि ये अंडे देते हैं, यही ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए राइट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट है दे ले एग्स, ये अंडे देते हैं, यही ऑप्शन करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, इफ वी ऑब्जर्व बर्ड्स वी फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द बर्ड मूव देयर नेक एक्सेसिवली बिकॉज। ठीक है, आपके यदि पक्षियों का हम अवलोकन करें तो पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन को अत्यधिक घुमाते हैं। क्यों घुमाते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसी में से आपको सिलेक्ट करना है। फर्स्ट है मोस्ट ऑफ द वर्ड्स हैव फिक्स्ड आईज एंड कांट मूव। अधिकांश पक्षियों के जो नेत्र होते हैं, जो आँखें होती हैं उनकी, वो कैसी होती हैं? स्थिर होती हैं और वो घूम नहीं सकती। ये रीज़न है, ये कारण है कि वो बहुत झटके से अपनी गर्दन को इधर उधर करते हैं या अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक घुमाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है दे हैव कवर्ड ईयर्स एंड दे कैन फ्लाई, इनके कान ढके होते हैं और वो उड़ सकते हैं, इसलिए तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत ऑप्शन होगा। बर्ड्स हैव 2 आइज, बिल्कुल गलत ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहा है। देयर आइज कैन फोकस ऑन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट एट द सेम। तो आपको बताना है कि इसमें से जो सबसे सही आंसर हमें मिल रहा है वो है अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और वो घूम नहीं सकते। ये रीजन है कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन को अत्यधिक घुमाते हैं। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, आपसे ठंडे रेगिस्तान के बारे में पूछा गया है। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय, शिमला। तो जो कोल्ड डेजर्ट होता है वो है आपका लद्दाख। ठीक है, लद्दाख को हम कोल्ड डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वाई आर फर एंड स्किन स्प्रेड ऑन द फ्लोर ऑफ इग्लू। इग्लू की फर्श पर फर और खाल क्यों बिछाए जाते हैं? ठीक, यह कालीन की तरीके से काम करता है। ठीक है, इट वर्क एज कालीन, यह कालीन की तरीके काम करता है। इंक्रीज ब्यूटी, की सुंदरता बढ़ाता है। ठीक है, कीप द हाउस वार्म, टू हंट, शिकार के लिए। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से आपको बताना है कि आखिर जो इग्लू होता है, क्योंकि इग्लू का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ये डोम शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है इग्लू का। इसमें से 4 ऑप्शन, इसको गर्म रखने के लिए कीप द हाउस वार्म, इग्लू की फर्श पर फल और छाल जो हैं वो बिछाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा सी आपका, क्योंकि सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं होता है, कालीन की तरह काम नहीं करते हैं ये खाल और जो फर होते हैं, शिकार के लिए बिल्कुल नहीं होते हैं।
इग्लू की अगर हम लोग बात करें तो ये अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में बनाए जाने वाला घर होता है और इसमें जो लोग रहते हैं उनके लिए भी एक वर्ड यूज किया गया है एस्किमो। इनमें इग्लू में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? एस्किमो कहते हैं इसको, क्योंकि इग्लू जो है वो अत्यधिक ठंडी जगहों पर बनाया जाने वाला घर है, तो इसको गर्म रखने के लिए इसकी फर्श पर फर और छाल बिछाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफिशियंसी ऑफ विच वाइटमिन्स डज नॉट अलाउ ब्लड टू क्लॉट। ठीक है, खून की किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। ठीक है, अगर इनमें से 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी विटामिन है जिसकी कमी अगर आपके शरीर में हो जाए तो आपके बॉडी में जो ब्लड क्लॉट होता है, जो खून का थक्का जमता है, वो नहीं जमेगा। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि खून जमना क्यों ज़रूरी है। देखिए, खून जमना इसलिए ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए आपको किसी रीजन से कहीं किसी एरिया पे, अगर आपको मान लीजिए इस एरिया पे चोट लग गई तो लगातार आपका जो ब्लड है वो बहता ना रहे, इसलिए आपकी बॉडी में विटामिन के का होना बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? विटामिन के का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको जहाँ भी चोट लगी हुई है वहाँ से डायरेक्ट जो है वो ब्लड का फ्लो ना हो, कुछ टाइम के बाद वहाँ पर जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाए या ब्लड जो है उसका थक्का बन जाए, जिससे कि खून जो है वहाँ पर रुक जाए। तो विटामिन के की अगर आपकी बॉडी में डिफिशियंसी है तो इसकी वजह से, या किसी की भी बॉडी में विटामिन सी की डिफिशियंसी है तो उसकी वजह से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो 4th ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फलों को किसके द्वारा कृत्रिम रूप से पकाया जाता है। फलों को किसके द्वारा कृत्रिम रूप से पकाया जाता है? एक आपको दिया गया है क्या? मीथेन। ठीक है, दूसरा आपके ऑप्शन में है प्रोपेन। प्रोपेन है आपका C3H8। ठीक, फिर आपको दिया गया है एसिटिलीन C2H2, एसिटिलीन C2H2। तो उसके बाद आपका 4th ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इसमें 4 ऑप्शंस में मीथेन की अगर बात करें तो ये ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए मीथेन बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वहीं पर C3H8 की अगर बात करें प्रोपेन की, तो प्रोपेन भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसमें से एक तो है, क्योंकि फलों को कृत्रिम रूप से पकाया जा रहा है तो मीथेन प्रोपेन नहीं है। तो आपका जो एसिटिलीन है ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। तो आपका जो ऑप्शन 3rd है, सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच वाइटमिन्स इज नोन एज ब्यूटी विटामिन। ठीक है, इसमें से ब्यूटी विटामिन के रूप में कौन सा जाना जाता है? विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी एंड विटामिन के। 4 ऑप्शन आपको देखने को यहाँ मिल सकता है। अगर हम बात करें आपके विटामिन ई की, तो विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। ठीक है, विटामिन ई की अगर बात करें तो ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिसे हम ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। तो विटामिन ई जो है ये आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। वहीं पर विटामिन ए की अगर हम बात करें तो विटामिन ए, जिसे हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन बी की अगर हम बात करें तो विटामिन बी में B1, B2, B3, B7 बहुत सारे विटामिन, क्योंकि विटामिन बी में बी कॉम्प्लेक्स पूरा आता है। ठीक है, वहीं पर विटामिन के की अगर हम बात करें, जिसमें हमने अभी बात की कि खून का थक्का जमने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो आपका जो विटामिन ई है इसे ही हम ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं, जिसका अगर हम विटामिन ई का अगर हम साइंटिफिक नेम देखें तो इसका नाम क्या है? टोकोफेरॉल। ठीक है, टोकोफेरॉल आपका विटामिन ई को कहते हैं और यही विटामिन ऐसा है जिसे हम ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ये एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि हमारे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय रेफ्रिजरेटर। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि रेफ्रिजरेटर से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, CFCS मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। 4 ऑप्शंस में से आपको सिलेक्ट करना है सिर्फ एक ऑप्शन, जो कि राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो रेफ्रिजरेटर से जो आपका
गैस प्रोड्यूस होता है, जो गैस निकलती है वो है आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बाकी सारे ऑप्शंस हो जाएंगे गलत और आपका सी ऑप्शन जो है वही इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। CFC की अगर हम बात करें तो CFC के फॉर्मेशन में आपका कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन ये सारे अणु मिलकर CFC का फॉर्मेशन करते हैं। इस गैस को प्रियॉन गैस के नाम से भी जानते हैं और इस गैस के अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो ये जो CFCs है ये ओजोन परत के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। ओजोन परत को ये नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, ओजोन परत के लिए कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि ओजोन परत के ह्रास के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यहाँ तो पूछा गया है रेफ्रिजरेटर से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो हमें सिंपली आंसर देना है कि रेफ्रिजरेटर से जो गैस निकलती है, जो गैस प्रोड्यूस होती है वो हमारी क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लेकिन अगर क्वेश्चन को मॉडिफाइड कर दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ओजोन परत के ह्रास के लिए या ओजोन परत के को नुकसान पहुंचाने के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, तब भी आप बताएंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इसके फॉर्मेशन में फिर से एक बार बता दें, कार्बन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन ये अणु मिलकर इस गैस का फॉर्मेशन करते हैं, हार्मफुल गैस होती है। ठीक है, तो ये आपके सारे क्वेश्चंस थे किससे रिलेटेड, आपके EVS से रिलेटेड। ठीक है, ऐसे ही प्रश्नों को पाने के लिए हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए। सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए और एनालिटिक साइंस से बने रहिए।